Hello everyone. Once again I welcome you all to our channel that is IS Point and this is our daily current affairs quiz जहाँ पर हम डेली बेसिस पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में अपनी अप्रोच रखनी है, कैसे हर स्टेटमेंट को प्रॉपर्ली एनालाइज करते हुए आपको करेक्ट आंसर तक पहुँचना है। तो बेसिकली यहाँ पर हम एनालिसिस करते हैं डेली बेसिस पर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज़ क्विज एंड देखते हैं कि आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स कौन से हैं। ऑल्सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो प्लीज़ आप सेट नंबर 1 से स्टार्ट करिएगा। अब तक हमने इसमें 14 to 15 सेट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग। यहाँ पर 3 बॉडीज़ के नेम्स हैं। विच ऑफ द अबव इंस्टीट्यूशंस आर स्टैट्यूटरी बॉडीज़ रेगुलेटिंग हायर एजुकेशन इन इंडिया। इनमें से कौन कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका काम है इंडिया के अंदर हायर एजुकेशन को रेगुलेट करना। लेट्स चेक। द फर्स्ट वन हियर इज़ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, दैट इज़ यूजीसी। यूजीसी को इस्टेब्लिश किया गया था 1956 में एक एक्ट के तहत इंडियन पार्लियामेंट में। एंड यूजीसी जो है वो यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस को फंड करता है अक्रॉस इंडिया टू प्रमोट द हायर एजुकेशन। एंड ये स्टैंडर्ड्स भी सेट करते हैं एंड करिकुलम को फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था अंडर द यूजीसी एक्ट एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। एंड हमने बात करी कि इसका काम क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग एंड मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड ऑल्सो यूनिवर्सिटीज़ को फंड करना। ठीक है, तो फर्स्ट इज़ परफेक्टली फाइन। सेकेंड इज़ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। दिस बॉडी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1945। इंडिया के अंदर टेक्निकल एजुकेशन को ओवरसी करने के लिए इस बॉडी को क्रिएट किया गया था। एंड ये अप्रूवल देते हैं नई टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को, साथ ही कोर्सेज को इंडिया के अंदर। एंड AICTE किस मिनिस्ट्री के अंदर में काम करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली इट इज़ ऑल्सो अ स्टैट्यूटरी बॉडी दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड डेवलपिंग टेक्निकल एजुकेशन एंड ग्रांटिंग द अप्रूवल्स। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। एंड द थर्ड वन सेज नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। ये जो बॉडी है इसको हमने क्रिएट किया था 1994 में। किस लिए? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एग्जामिन एंड एक्रेडिट करने के लिए। तो ये जो बॉडी है ये ग्रेड करती है इंस्टीट्यूशंस को ऑन क्वालिटी पैरामीटर्स जैसे कि करिकुलम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड ये ऑटोनॉमस तरीके से ऑपरेट करते हैं, बट येस दे रिसीव द फंडिंग फ्रॉम द यूजीसी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इनका काम क्या हो गया, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एक्रेडिटेशन देना, साथ ही क्वालिटी एश्योरेंस को प्रमोट करना। तो यहाँ पर तीनों ही जो बॉडीज़ दी हुई हैं ये सारी की सारी या तो स्टैट्यूटरी है या फिर स्टैट्यूटरी ऑटोनॉमस है। तो इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है इंडिया के अंदर हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने में। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1, 2 एंड 3। ये सब स्टैट्यूटरी हैं या फिर ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी हैं। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग। विच ऑफ द अबव एयरक्राफ्ट आर इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट दैट हैज़ बीन डेवलप्ड और अंडर डेवलपमेंट इन इंडिया। आपको बताना है कि इनमें से हमारे कौन कौन से एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जो इंडिया के अंदर डेवलप किए गए हैं या फिर डेवलप किए जा रहे हैं। द फर्स्ट वन हियर इज़ HAL तेजस। ये हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसको ADA ने डेवलप किया था एंड इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये हमारा पहला इंडिजिनस सुपरसोनिक फाइटर जेट था इंडिया का। एंड इसने कब वर्किंग शुरू की थी, 2016 में। ठीक है, तो ये हमारा सिंगल इंजन का मल्टी रोल लाइट फाइटर है जिसको कि इंडिया में डेवलप किया गया था। इसकी मैक्सिमम स्पीड मैक 1.8 तक हो सकती है। इसी के साथ ये हमारा सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है। एंड यहाँ पर तेजस जो है वो फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम को यूज़ करते हैं फॉर इन्हांस्ड एजिलिटी एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर सही है, ये हमारा इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट है। सेकेंड है HF-24 मारुत। ये इंडिया का पहला इंडिजिनस फाइटर बॉम्बर था जिसको डिज़ाइन किया था अगेन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एयरक्राफ्ट डिज़ाइन ब्यूरो ने। कब किया था, 1960 में। एंड इसी के साथ जो हमारी 1971 की वॉर हुई थी उसमें इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल साबित हुआ था। ठीक है, तो ये हमारे पहले इंडिया के फर्स्ट इंडिजिनस जेट फाइटर हैं जिनको कुर्थ टैंक ने डिज़ाइन किया था। एंड ये इन्होंने इंडियन एयरफोर्स को काफ़ी हेल्प किया ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1971। तो ये जो मारुत हैं इनको पावर किए जाते हैं, दीज आर पावर्ड बाय 2 रॉल्स रॉयसे
ऑर्फियस engines, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड भी सही है, ये भी हमारा एक इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट है। द थर्ड वन इज़ AMCA, फुल फॉर्म क्या है, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। और ये जो AMCA ये हमारा 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर है, करेंटली अंडर डेवलपमेंट है। इसका पर्पज़ है जो भी हमारे पुराने फाइटर्स हैं उनको रिप्लेस करना विद एडवांस्ड एवियोनिक्स एंड स्टेल्थ फीचर्स, ठीक है। तो ये जो हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं इनका पर्पज़ बेसिक क्या हो गया कि जो भी हमारे पुराने फ्लीट्स हैं जैसे कि MiG-29 हो गया, इसके अलावा जो हमारे जैगुआर प्लेन्स हैं उन सब को रिप्लेस करना विद दिस, ओके। एंड यहाँ पर डिफरेंट हमने एडवांस्ड फीचर्स और एवियोनिक्स लगाए हैं इसमें, साथ ही स्टेल्थ टेक्नोलॉजी टू एड द रडार, ओके। तो यहाँ पर तीनों ही यहाँ पर जो नाम लिखे हुए हैं ये सब हमारे इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं। करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन 1, 2 एंड 3, ओके। यहाँ पर हमने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बार बार बात की है। तो ये हमारी इंडिया की स्टेट ओन्ड एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है जिसको फाउंड किया गया था 1940 में। एंड यहाँ पर एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड एरोस्पेस के कंपोनेंट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर होते हैं। तो इंडिया के जितने भी इंडिजिनस फाइटर प्लेन्स डेवलप होते हैं उनमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन 1, 2 एंड 3। मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन, which of the following forces is primarily responsible for the piston effect encountered when a high speed train enters a long underwater tunnel? तो जब भी कभी एक हाई स्पीड ट्रेन किसी अंडरवाटर टनल में गुजरती है तो यहाँ पर आप पिस्टन इफेक्ट को फील करते हैं। व्हाट इज़ दिस पिस्टन इफेक्ट, आपको ये बताना है एंड इसका रीज़न भी बताना है कि किस चीज़ की वजह से ये होता है। देखिए, पिस्टन इफेक्ट कब क्रिएट होता है, जब भी कभी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट एयर को कंप्रेस करेगी किसी भी कन्फाइंड स्पेस में, जैसे कि आपका टनल हो गया, ठीक है। एंड ये जो इफेक्ट है इट कैन जनरेट द प्रेशर वेव्स, जिससे टनल्स के ऊपर जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेस है वो कॉज होने लगता है। एंड पैसेंजर डिस्कम्फर्ट अराइजेज बिकॉज ऑफ रैपिड एयर प्रेशर चेंजेस फ्रॉम द पिस्टन इफेक्ट, ठीक है। तो ये कब होगा, बेसिकली जब भी कभी ट्रेन मूव करेगी थ्रू अ टनल, जिससे कि जो एयर उसके अंदर पहले से मौजूद होती है वो कंप्रेस होती है इन फ्रंट ऑफ इट, सिमिलर टू अ पिस्टन इन अ सिलेंडर। इसी चीज़ को पिस्टन इफेक्ट कहते हैं। एंड ये कॉम्प्रेशन जो क्रिएट होता है उसकी वजह से प्रेशर वेव भी जनरेट होती है दैट कैन कॉज स्ट्रक्चरल स्ट्रेस एंड पैसेंजर डिस्कम्फर्ट, ठीक है। तो एरोडाइनमिक डिज़ाइंस जो होते हैं हाई स्पीड टनल्स में, जैसे कि बहुत सारे टनल्स हैं, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड टू रिड्यूस दिस प्रेशर वेव्स एंड एसोशिएटेड नॉइज़ विच इज़ नोन एज टनल बूम। आपको फील हुआ होगा जब भी कभी टनल से आपकी जो ट्रेन है वो गुजरती है तो बहुत ही अजीब सी सीटी जैसी साउंड सुनाई देती है, इसको हम टनल बूम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एयर कंप्रेशन क्रिएटिंग अ प्रेशर वेव अहेड ऑफ द ट्रेन, इट इज़ नोन एज पिस्टन इफेक्ट। बी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर, ठीक है। प्रेशर वेव की बार बार हम बात कर रहे हैं। व्हाट इज दिस प्रेशर वेव? तो प्रेशर वेव ट्रेवल थ्रू मीडियम्स जैसे कि एयर एंड वाटर। जब भी कभी प्रेशर में वेरिएशन आएगा तो प्रेशर वेव जनरेट होती है एंड ये जो है रिफ्लेक्ट एंड एम्पलीफाई करते हैं अंदर के एनक्लोज्ड स्पेसेस को, जिससे कि स्ट्रक्चर्स पर स्ट्रेस पड़ता है। एंड प्रेशर वेव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट फेनामिना, जैसे कि जो शॉक वेव्स हो गए और इसके अलावा जो सोनिक बूम्स हैं, इन सब का रीज़न क्या है? आपके प्रेशर वेव जनरेट होने की वजह से ये सारे फेनामिना अकर होते हैं, ठीक है। देन हमने यहाँ पर बात करी हाई स्पीड टनल एरोडायनेमिक्स की। तो एरोडायनेमिक्स डिज़ाइन इन टनल्स रिड्यूस एयर रेजिस्टेंस एंड प्रेशर फ्लक्चुएशन। तो चैनल टनल यहाँ पर एरोडायनेमिक शेपिंग को यूज़ करते हैं एयर प्रेशर चेंजेस को मिनिमाइज़ करने के लिए फ्रॉम द ट्रेन। एंड वेंटिलेशन एंड टनल क्रॉस सेक्शनल एरिया इन्फ्लुएंस करते हैं एयर फ्लो को एंड प्रेशर वेव्स को इनसाइड द टनल, ठीक है। देन हमने यहाँ पर बात करी है टनल बूम की। तो टनल बूम एक लाउड नॉइज़ है विच इज़ कॉज्ड बाय रैपिड एयर प्रेशर चेंजेस जैसे ही ट्रेन एग्जिट करती है टनल से, एंड इट इज़ सिमिलर टू अ सोनिक बूम बट हैपन्स एट लोअर स्पीड्स एंड इन कन्फाइंड स्पेसेस, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा पिस्टन इफेक्ट इज द एयर कंप्रेशन क्रिएटिंग अ प्रेशर वेव अहेड ऑफ द ट्रेन। बी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। मूविंग टू फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से पेयर्स सही हैं। द फर्स्ट वन इज सिम्बलबारा नेशनल पार्क एंड नियर बाय रिवर यहाँ पर दिया है यमुना रिवर बेसिन। द सेकेंड वन इज राजाजी नेशनल पार्क गंगा रिवर एंड द थर्ड वन इज कालेसर नेशनल पार्क यमुना रिवर। तो ये तीनों ही नेशनल पार्क जो दिए हुए हैं दीज आर इकोलॉजिकली कनेक्टेड बाय यमुना एंड द गंगा रिवर सिस्टम, क्योंकि जो सिम्बलबारा नेशनल पार्क है एंड कालेसार नेशनल पार्क है दे आर लोकेटेड नियर द यमुना रिवर, जबकि जो आपका राजाजी नेशनल पार्क है इट लाइज अलॉन्ग द गंगा रिवर। तो तीनों ही पेयर्स यहाँ पर बिल्कुल सही थे। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, योर आंसर इज डी ऑप्शन 1, 2 एंड 3, ओके।
यहाँ पर जो हमने कीवर्ड्स देखे हैं उनको यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यमुना रिवर की बात करेंगे तो दिस इज़ अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर हमारे नॉर्दर्न इंडिया में। एंड ताजमहल जो बहुत ही फेमस आपका मॉन्यूमेंट है, इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द यमुना रिवर, कहाँ पर, आगरा में, ठीक है। एंड यमुना रिवर इज़ कंसिडर्ड एज वेरी वेरी सैक्रेड इन हिंदुइज्म एंड ऑफन इट इज़ वर्शिप्ड एज अ गॉडेस, ओके। गंगा रिवर की बात करेंगे तो ये लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की एंड ऑल्सो इट हैज़ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। एंड गंगा को भी वर्शिप किया जाता है एज द गॉडेस गंगा इन हिंदू माइथोलॉजी। ये रिवर सपोर्ट करती है वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट डेंसिटीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन को अलॉन्ग इट्स बैंक्स, राइट। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द टर्म इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी, तो इसके अंडर में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ स्पेशीज़ को अलाउ किया जाता है एंड जेनेटिक एक्सचेंज को बिटवीन द हैबिटाट्स। कॉरिडोर्स जो डेवलप होते हैं between the protected areas, it help in preventing the species extinction as well। एंड ये जो हमारे रिवर बेसिन्स होते हैं ये बहुत ही नेचुरल हैबिटाट के तौर पर काम करते हैं डिफरेंट एनिमल्स एंड स्पेशीज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सारे ही पेयर्स बिल्कुल फाइन थे। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। मूविंग टू फिफ्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द भारत नेट प्रोजेक्ट। भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में 3 स्टेटमेंट्स हैं, वी हैव टू चेक। द फर्स्ट वन इज इट एम्स टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू ऑल द ग्राम पंचायत थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। तो भारत नेट दुनिया का सबसे बड़ा रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोग्राम है जहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ होता है, ठीक है। एंड भारत नेट पर जो प्रोजेक्ट है हमारा, इसका एम क्या है, तो 2.5 लाख ग्राम पंचायत को कनेक्ट करना इन इंडिया विद द हाई स्पीड इंटरनेट, ठीक है। एंड यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी को फास्ट कनेक्टिविटी एंश्योर करने के लिए। तो ये हमारा बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है इन टर्म्स ऑफ इंडियाज़ डिजिटल इंडिया कैंपेन, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ परफेक्टली फाइन, यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का यूज़ हो रहा है। सेकेंड इज़ द प्रोजेक्ट इज़ फंडेड इंटायरली थ्रू द यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो येस, क्योंकि जो इसकी पूरी फंडिंग है वो कहाँ से आ रही है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से, विच इज़ रेज्ड थ्रू आ यूनिवर्सल एक्सेस लेवाई ऑन द एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ऑफ टेलीकॉम ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। इस फंड के बारे में फर्दर बात करेंगे तो ये फंड क्रिएट किया गया था 2002 में रूरल टेलीकम्युनिकेशंस को प्रमोट करने के लिए इन इंडिया एंड इट इज़ फंडेड बाय अ लेवाई ऑन द एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ऑफ टेलीकॉम ऑपरेटर्स। तो ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं जिनका पर्पस होता है टेली डेंसिटी को इंक्रीज़ करना इन द अनसर्व्ड एरियाज़, मीन्स हमारे रूरल एरियाज़, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है, इस प्रोजेक्ट को इंटायरली फंड करता है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। And the third statement says implementation is carried out by a special purpose vehicle called Bharat Broadband Network Limited। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो यस, BBNL को इनकॉर्पोरेट किया गया था एज द PSU या फिर स्पेशल पर्पस व्हीकल, किस लिए? नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए। द थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन हियर। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ओके। Now here we talked about the term optical fiber। बेसिकली जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होते हैं वो डेटा को ट्रांसमिट करते हैं एज द लाइट पल्सेस, जिससे आपकी हाई स्पीड कम्युनिकेशन इनेबल होती है। सिंगल मोड फाइबर जो है वो डेटा ट्रांसमिशन को अलाउ करता है ओवर द लॉन्गर डिस्टेंसेस दैन मल्टी मोड फाइबर। एंड ऑप्टिकल फाइबर्स आपके बहुत ही ज़्यादा इम्यून होते हैं टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस अनलाइक द कॉपर केबल्स, ठीक है। देन यहाँ पर हमने बात करी भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड की। तो ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो कि इनकॉर्पोरेट किया गया था टू इम्प्लीमेंट द भारत नेट। ऑल्सो इट ऑपरेट्स एज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। डू रिमेंबर दिस पॉइंट, ओके। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6 हियर। The sixth question is which of the following best describes the primary objective of the PM-WANI scheme launched by the Government of India? So here we are talking about the PM-WANI scheme and you have to tell what is the primary objective of this scheme. तो PM-WANI का फुल फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? तो प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है। कभी कभी अगर आपको सिर्फ फुल फॉर्म पता है तो भी आप स्टेटमेंट पढ़ के आंसर गेस कर सकते हैं इन केस अगर आपको नहीं पता है तो। एंड दिस वाज लॉन्च इन इंडिया टू एक्सपैंड द पब्लिक वाईफाई एक्सेस, ठीक है। इसमें इंडिविजुअल्स और स्मॉल बिजनेसेस को अलाउ किया गया था कि वाईफाई सर्विसेज उन्हें मिलेंगी विदाउट लाइसेंस एंड इसका पर्पस था डिजिटल इंक्लूजन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन इन द रूरल एरियाज, ठीक है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इसका मेन जो फोकस है वो क्या था? वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी को एलिवेट करना। जो भी हमारे स्मॉल शॉपकीपर्स होते हैं उनको वाईफाई या कनेक्टिविटी अलाउ करके टू प्रोवाइड द वाईफाई सर्विसेज विदाउट रिक्वायरिंग अ लाइसेंस या फिर विदाउट पेइंग अ फीस टू द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये जो इनिशिएटिव था ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी
इस हमारे कैंपेन को देता है, मेकिंग इट अफोर्डेबल टू अ वाइडर पॉपुलेशन, राइट। तो यहाँ पर पर्पज़ हमारा क्या था PM वानी स्कीम का? सो बेसिक पर्पज़ वॉज एस्टैब्लिशिंग a network of public data offices to provide public Wi-Fi without any license. B option here is the right answer, right? Now here if we talk about the Department of Telecommunication, so it is an Indian government department which is responsible for telecom policy and regulation. 1985 में हमने इसको establish किया था under the Ministry of Communication, and ये जो department है ये manage करता है radio frequency spectrum को and license issue करता है to the telecom operators, right? एंड यहाँ पर वाईफाई टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो इट इज़ अ वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी विच इज़ बेस्ड ऑन IEEE स्टैंडर्ड्स एंड द फर्स्ट वाईफाई प्रोडक्ट्स वर इंट्रोड्यूस्ड टू द मार्केट इन 1997. ओके, सो हियर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ PM वानी स्कीम वॉज टू एस्टैब्लिश अ नेटवर्क ऑफ पब्लिक डेटा ऑफिसेज टू प्रोवाइड द पब्लिक वाईफाई. Moving to 7th question, which of the following initiatives are specifically aimed at improving the digital literacy in rural India? यहाँ पर आपको बताना है कि कौन कौन से हमारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिनका टारगेट था डिजिटल लिटरेसी को इम्प्रूव करना रूरल इंडिया में. लेट्स एनालाइज ईच ऑफ देम. द फर्स्ट वन इज़ PMG दिशा. PMG दिशा का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान. तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि येस इट एम्स टू मेक 6 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स डिजिटली लिटरेट. ओके, एंड ये फ्लैगशिप स्कीम थी अंडर द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव. 2017 में हमने इसको लॉन्च किया था एंड इसका टारगेट था जो हमारी रूरल इंडिया है उनका डिजिटल एम्पावरमेंट. तो फर्स्ट वन इज़ परफेक्टली फाइन. द सेकेंड वन हियर इज दीक्षा, थर्ड वन इज स्वयं एंड द फोर्थ वन इज US ऑफ. तो सेकेंड वन इज दीक्षा हियर, एंड दीक्षा एक तरीका आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है स्कूल एजुकेशन कंटेंट के लिए जिसको डेवलप किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने. इसके अंडर में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है टीचर्स एंड स्टूडेंट्स को. ठीक है, तो ये हमारा कोई भी डिजिटल लिटरेसी के रिगार्डिंग कोई प्रोग्राम नहीं है. द थर्ड वन हियर इज स्वयं. स्वयं जो है वो आपको मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करता है इंडिया में. इसमें फ्री ऑनलाइन कोर्सेज आपको मिलेंगे फ्रॉम हाई स्कूल टू पोस्ट ग्रेजुएशन, और स्वयं को हमने लॉन्च किया था 2017 में. ठीक है, तो इसका भी कोई लेना देना नहीं है डिजिटल लिटरेसी कैंपेन के साथ. एंड द फोर्थ वन इज US ऑफ. तो इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड. ये टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करता है रूरल एंड रिमोट एरियाज़ में. 2002 में हमने इसको स्टैब्लिश किया था अंडर द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट. ठीक है, ये बेसिकली आपको डिजिटल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, नॉट द डिजिटल लिटरेसी. ओके, तो यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट वाला ही सही था, PMG दिशा, जिसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान. सिर्फ यही जो प्रोग्राम है इसका पर्पज़ था डिजिटल लिटरेसी को इम्प्रूव करना हमारे रूरल इंडिया में. ओके, सो हियर करेक्ट आंसर वॉज ओनली फर्स्ट. ओके, B ऑप्शन इज द राइट आंसर. Moving to 8th question, which of the following departments or ministries are involved in the implementation and discussion of the PM Vishwakarma initiative as per its convergence model? We have to tell कि इसमें कौन कौन से ministries हैं जो कि involved हैं in the implementation and the discussion of PM Vishwakarma initiative. First of all, we have to understand the PM Vishwakarma initiative. तो ये एक initiative था हमारे skilled artisans के लिए इंडिया के अंदर. ठीक है, और इसका पर्पज़ क्या था? पर्पज़ था उन्हें ट्रेनिंग, क्रेडिट एंड मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करना. इसकी हेल्प से हमने टारगेट किया था कि उनका जो लाइवलीहुड है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सके. ओके, तो हम कह सकते हैं कि PM विश्वकर्मा एक तरह का कोलाबरेटिव एफर्ट है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ MSME इसमें एक्ट करती है एज द नोडल मिनिस्ट्री. एंड यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो ट्रेडिंग वाली चीज़ को हैंडल करती है. देन यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ये क्या हैंडल करता है? यहाँ का क्रेडिट एंड लोन वगैरह. एंड द फोर्थ वन इज़ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट असिस्टेंट लॉजिस्टिक्स एंड आउटरीच फॉर रूरल आर्टिजन्स. ठीक है, तो इससे जो है कन्वर्जेंस मॉडल इफेक्टिव तरीके से डेवलप होता है. ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. द करेक्ट आंसर इज D ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4. सारी की सारी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PM विश्वकर्मा इनिशिएटिव हियर. ठीक है, हियर वी टॉक्ड अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ MSME. तो MSME सपोर्ट करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को इंडिया के अंदर. इसके अंडर में क्रेडिट फैसिलिटेशन दिया जाता है, बिजनेस डेवलपमेंट पर काम होता है एंड मार्केटिंग में भी हेल्प मिलती है. MSME ज़्यादातर एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करते हैं एंड इनोवेशन को हमारे ग्रास रूट लेवल पर जाकर. ठीक है, स्किल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इसका जो पर्पज़ है वो क्या है? वोकेशनल ट्रेनिंग को प्रमोट करना नेशन वाइड. इनका पर्पज़ है यूथ की एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज़ करना थ्रू डिफरेंट स्कीम्स. एंड इस मिनिस्ट्री ने पार्टनरशिप की है विद द इंडस्ट्रीज़ फॉर इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स. ठीक है, देन हम यहाँ पर बात करेंगे इंडिया पोस्ट की. तो ये कंट्री का प्राइमरी पोस्टल सर्विस प्रोवाइडर है और ये ऑफर करता है बैंकिंग, लॉजिस्टिक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को. साथ ही ये दुनिया का लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क भी है. ठीक है, तो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पर सारी ही मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व थी PM विश्वकर्मा इनिशिएटिव के इम्प्लीमेंटेशन में.
मूविंग टू 9th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लैब ग्रोन डायमंड्स। लैब में जो डायमंड्स ग्रो किए जाते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, वी हैव टू टेल कि कौन सा सही है। द फर्स्ट वन इज दे possess द सेम फिजिकल, केमिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज एज द नेचुरल डायमंड्स। परफेक्टली फाइन, इसीलिए उनको लैब ग्रोन डायमंड्स कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो बिल्कुल नेचुरल डायमंड की तरह ही होता है। ठीक है, तो ये जो हमारे लैब ग्रोन डायमंड्स होते हैं इनको आप रियल डायमंड्स की तरह पर ट्रीट कर सकते हैं, बस फ़र्क ये होता है कि इनको हम लैब्स में ग्रेड करते हैं। ठीक है, सेकेंड, यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ द लैब ग्रोन डायमंड्स इन्वॉल्व हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड्स। क्या इन दोनों मेथड से क्रिएट होता है? तो परफेक्टली फाइन, क्योंकि HPHT मतलब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, ये एक मेथड है जिसकी हेल्प से आप सिंथेटिक डायमंड क्रिएट करते हैं। एंड CVD यानी केमिकल वेपर डेपोजिशन, ये एक दूसरा टेक्निक है जिससे आप डायमंड को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। एंड द थर्ड स्टेटमेंट सेज इंडिया करेंटली डज नॉट प्रोवाइड एनी इंडिजिनस सपोर्ट और रिसर्च फॉर LGD मशीनरी। नो, ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास फिलहाल कोई भी इंडिजिनस सपोर्ट नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी प्रमोट कर रही है हमारे लैब ग्रोन डायमंड्स को। जैसे कि हमने अभी देखा था कि जो इस साल का यूनियन बजट आया था उसमें IIT मद्रास को रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रांट दिया गया है इस फील्ड में, ताकि वो इंडिजिनस प्रोडक्शन ऑफ LGD को इनकरेज कर सकें। तो ये कहना गलत होगा कि इंडिया करेंटली डज नॉट प्रोवाइड एनी इंडिजिनस सपोर्ट। ओके, तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड वर परफेक्टली फाइन, आंसर हियर इज ए ऑप्शन 1 and 2 ओनली। ओके, तो 1 and 2 बिल्कुल सही थे। यहाँ पर हमने बात करी HPHT और CVD मेथड्स की, थोड़ा सा देख लेते हैं। HPHT जो प्रोसेस है इसमें आप नेचुरल डायमंड की तरह ही लैब ग्रोन डायमंड फॉर्म करते हैं बाय अप्लाइंग द एक्सट्रीम प्रेशर एंड टेम्परेचर। एंड ये फर्स्ट बार सक्सेसफुल तरीके से ऑपरेट हुआ था 1950s में, जहाँ पर हमने सिंथेटिक डायमंड्स को इस मेथड से क्रिएट किया था। एंड इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नेचुरल डायमंड्स यूजिंग एडवांस्ड जियोलॉजिकल टूल्स। ओके, देन वी टॉक्ड अबाउट केमिकल वेपर डेपोजिशन मेथड। तो इसमें भी डायमंड आप ग्रो कर सकते हैं, जहाँ पर कार्बन एटम्स को डिपॉजिट किया जाता है फ्रॉम अ गैस ऑन टू अ सबस्ट्रेट। एंड ये बेटर कंट्रोल ऑफ डायमंड साइज आपको प्रोवाइड करता है। इसमें आप बेटर तरीके से डायमंड का साइज, शेप एंड प्योरिटी को कंट्रोल कर सकते हैं कंपेयर टू HPHT। ठीक है, तो जो CVD डायमंड्स होते हैं इट कैन डेवलप यूनिक कलर सेंटर्स दैट आर यूज्ड इन क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर वॉज 1 and 2 ओनली। Now coming to last question, under the PM Vishwakarma scheme, how many traditional trades such as carpenters, blacksmith and potters were initially identified for support? तो PM विश्वकर्मा स्कीम की यहाँ पर अगेन बात हो रही है। how many traditional trades were initially identified for support, आपको ये बताना है। PM विश्वकर्मा स्कीम का पर्पज़ हमने पीछे क्या पढ़ा था? ट्रेडिशनल आर्टिजन्स को सपोर्ट करना इंडिया में। एंड यहाँ पर पर्पज़ था कि 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स को यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा, इंक्लूडिंग हमारे कारपेंटर्स, बोट मेकर्स, ब्लैक स्मिथ, हैमर एंड टूल किट मेकर्स। ठीक है, तो ये जो सिलेक्शन है इसका पर्पज़ है जो भी आर्टिजनशिप हैं इन स्पेसिफिक ट्रेड्स में उनको सपोर्ट एंड प्रमोट किया जाए थ्रू टारगेटेड असिस्टेंस एंड रिसोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन 18। ओके, तो इस स्कीम में टारगेटेड असिस्टेंस दिया जाता है जिससे कि आर्टिजनशिप यहाँ पर प्रमोट हो सके एंड स्किल डेवलपमेंट एज वेल। ट्रेडिशनल ट्रेड्स की बात करेंगे तो कारपेंट्री इसमें से वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्किल्ड ट्रेड मानी जाती है। एंड गोल्ड स्मिथ्स जो होते हैं ये स्पेशलाइज होते हैं क्राफ्टिंग ज्वेलरी में यूजिंग द गोल्ड एंड प्रेशियस मेटल्स डेफिनेटली। एंड यहाँ 18 ऐसे ट्रेडिशनल ट्रेड्स थे, 18 ऐसे ट्रेड्स हैं जिनको इनिशियल तौर पर सपोर्ट के लिए चूज़ किया गया था अंडर द PM विश्वकर्मा स्कीम। ठीक है, सो फ्रेंड्स दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करेंट अफेयर्स फॉर टुडे। आई रियली होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा एंड आपने काफ़ी कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। इन केस यू लाइक द सेशन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड इसी तरह से हम यहाँ पर डेली 10 क्वेश्चंस करते रहेंगे, सो प्लीज़ मेरे साथ डेली ज्वाइन करिएगा इन सेशंस को। तो कल मिलते हैं, टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।